हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान। सलाम वालेकुम और सभी पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। इस दिसंबर हमारी मूवी दिलवाले आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, जिसका आप सबको बेचैनी और बेसब्री से इंतज़ार है। उम्मीद है ये फिल्म आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि दिलवाले जैसे कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड क्या शुक्रिया। मैं अभी पहुंचा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू पीपल हू आर वाचिंग अस। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमको देखते हैं और हमें इस वक्त पाकिस्तान का, एक बार फिर मैं बोल दूं, इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 शो बनाया। सो थैंक यू सो मच। बाकी रही इसकी बात, तो प्रॉब्लम्स तो होते हैं। आज सुबह सुबह एक शॉकिंग न्यूज़ थी और वो शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं अमेरिकी सदारती रन ऑफ के लिए, इलेक्शंस के लिए, उन्होंने एक बयान दिया है कि मुसलमानों को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया जाए। वो मुसलमान जो बाहर रहते हैं उनको दाखिले से रोक दिया जाए। काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग। जाएँ तो हम कहाँ जाएँ, नो वन नोज़। बट देन यू नो, आज जो मेरे गेस्ट हैं उनसे मैं कम से कम इस मामले में ज़रूर बात कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एजेस देखी, उन्होंने वो तजर्बे की उस भट्टी से गुजरे जहाँ हम सब नहीं गुजरते। शो बहुत मज़े का है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट ओवर द फैक्ट कि मैं आज थोड़ा सा मिनट कम से कम लेट हुआ हूँ। तो बाय एनीवे, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। चाय शाय पियेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ अपने गेस्ट से बात करेंगे। ये वो गेस्ट हैं जिनकी मौजूदगी किसी भी शो के लिए, किसी भी ड्रामे के लिए, किसी भी इनफैक्ट फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत एजाज़ की बात होती है। आज मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि मैं इनके साथ ये स्टेज शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले, आज का शो बहुत रिलैक्सिंग है। सबसे पहले आपको मैं लेके चलूँगा उनके पैकेजेस की तरफ। आई डोंट थिंक कि मैं अपने आप को इस बात का अहल पाता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ भी कह सकूँ। ये तीनों लोग अपनी अपनी मिसाल आप हैं। ये तीनों मेरे सीनियर्स हैं और इन तीनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीखता हूँ। चाहे वो इनके प्लेज़ हों, चाहे वो इनकी फिल्में हों, या फिर वैसे ही किसी इंटरव्यू में बैठे हों, या वैसे ही इनसे कभी मुलाकात हो जाए। इनमें से मैं एक वाक़या है, मैं वो शेयर करूँगा, लेकिन एज़ वी प्रोग्रेस तो उस वक्त हम बात भी करेंगे उस वाक़े की। लेकिन आइए सबसे पहले चलते हैं और मिलते हैं उन लोगों से जो आज हमारे साथ हमारे शो में मेहमान होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। लेकिन सबसे पहले एक फनकारा का पैकेज हमारे पास है। वो कौन है, आइए आपको बताते हैं। वॉच दिस। पाकिस्तानी शोबिस की दुनिया में मल्टीपल काम करने वाली चंद गिनती के नामों में एक बड़ा नाम समीना अहमद का भी है, जिन्होंने अपने करियर का आगाज संजीदा अदाकारी से किया और उसमें खुद को मनवाया। लेकिन इसके साथ साथ समीना को मज़ाहिया अदाकारी में बहुत ज्यादा पजीराई मिली। जहां समीना अहमद संजीदा और मिजाह को साथ साथ लेकर चली, वहीं उन्होंने प्रोडक्शन में भी अपने कदम जमाए और एक अच्छी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनकर सामने आई। समीना अहमद की प्रोडक्शन में पहला ड्रामा था फैमिली फ्रंट, जिसने बहुत शोहरत पाई। उनके दीगर प्लेज में अलिफ नून, फैमिली फ्रंट, अंगार वादी, पानी जैसा प्यार, नूर बानो, आंख में चोली, रबर बैंड और टिप टॉप वगैरह शामिल हैं। 1997 में पीटीवी से बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड हासिल करने वाली समीना अहमद से करते हैं आज मुलाकात आपके अपने शो सुबह सवेरे समा के साथ में। आइए चलते हैं और मुलाकात करते हैं एक और शख्सियत से। ये तीन लोग आज हमारे मेहमान होंगे। सबसे पहले आइए इनके बारे में कुछ जान लें। वॉच दिस। पाँच साल की उम्र में रेडियो में अपनी आवाज का जादू जगाने वाले बच्चे के बारे में किसे मालूम था कि वो पाकिस्तानी शोबिज में एक बड़ा नाम बनकर सामने आएगा और अपनी अदाकारी से पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। मोहम्मद कवी खान, जिन्होंने छोटी स्क्रीन से बहुत कम अरसे में बड़ी स्क्रीन पर कदम रखा। 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन में कदम रखने के बाद 1965 में ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया और जहां जहां कवी खान कदम रखते गए, कामयाबी उनके कदम चूमती रही। मोहम्मद कवी खान के ड्रामों में अंधेरा उजाला, लाहौरी गेट, दुर्रे शहवार, बेटियां, दास्तान, सदके तुम्हारे वगैरह शामिल हैं। उन्होंने जो अवार्ड हासिल किए उनमें पीटीवी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, निगार अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल हैं। कवी खान का फनी सफर आज भी जारी है और आज भी वो अपने फन के जरिए मुल्क की खिदमत कर रहे हैं।
लेडीज एंड जेंटलमैन, और हमारे फाइनल गेस्ट, आइए मुलाकात करते हैं। वॉच दिस। पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा होने वाला एक बच्चा जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी कि वो एक दिन पाकिस्तानी शोबिस का बड़ा सितारा बनकर उभरेगा। जी हाँ, काजी वाजिद, जिन्होंने 25 साल रेडियो पाकिस्तान में काम किया, उनका नाम रेडियो पाकिस्तान के शोहरत याफ्ता लोगों में शुमार होता है। रेडियो के बाद जब छोटी स्क्रीन पर कदम रखा तो उसी के हो गए। उन्होंने बेशुमार ड्रामों में काम किया। काजी वाजिद के किरदारों में इनफरादियत पाई जाती है। मस्बत और मनफी किरदारों में अपनी मिसाल आप हैं। उनके मशहूर ड्रामों में तन्हाइयाँ, दोराहा, ये कैसी मोहब्बत है, अनकही, हवाएं, शेरोजी और पर्चियाँ वगैरह शामिल है। आज काजी वाजिद पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में नए आने वालों के लिए अकेडमी का दर्जा रखते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि आप लोग, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद कहिएगा। उसके बाद मुझे मालूम है आपने कहना है, उसके बाद कहिएगा। कभी कभी हो जाती है, हम बाद में बात करेंगे उसके बाद। माय गेस्ट, इनके लिए बहुत सारी तालियां। सॉरी। अच्छा, आप में ये बताइए, आप लोगों में सबसे ज्यादा नौजवान कौन है? मेरे ख्याल मैं ही हूँ। देखिए, इन सब बच्चे हैं, क्या करें, आ जाते हैं। अच्छा, आपसे ही शुरू करते हैं। खुदा की बस्ती जी, हाउ वाज इट? हाउ वाज द एक्सपीरियंस बैक देन? कितने सालों की बात लगती है? बहुत 69 में शायद की थी। हाँ, मैं आपके साथ नहीं थी, मैं लाहौर में थी, आप कराची में। मैं खुद लाहौर में पैदा हुआ हूँ। मैं खुद लाहौर में पैदा हुआ हूँ, अभी बताया इन्होंने। ये सब ऐसी अजीब अजीब खबरें मेरे लिए हैं। कोई बात नहीं, आगे। एक तो ये कि मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ, दूसरे मेरी जो पैदाइश का साल है वो 1930 है। सुनिए, हाँ, और कुछ ऐसी मज़ाक़ खेज़ चीज़ें मेरे लिए डाल दी गई हैं इस खबरों में कि मैं बड़ा परेशान होता हूँ। क्योंकि अब मुझे जगह तो मिलती नहीं है। कभी कभी हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे मुझे दिखाता है। वो कुछ नहीं कर रहा बेचारा, वो जो उन्हें खबरें वहाँ से मिलती हैं, हाँ, वो बता देते हैं। अच्छा, शहजोरी ड्रामा था, शहरोजी कोई ड्रामा नहीं था। मैं नहीं था उसमें, और उसमें भी। अच्छा, एक सवाल मुझे आप तीनों से करना है, और वो बहुत टाइप कास्टिंग ज़रूर हुई है। फिर आपके सारे करियर पर जाएंगे, बाद 2 घंटे हमारे पास सिर्फ आप ही लोगों से बात होगी। लेकिन टाइप कास्टिंग, आपने अपनी बहुत अर्ली एजेस के अंदर ओल्ड रोल्स प्ले करना शुरू कर दिए, ओल्ड कैरेक्टर्स प्ले करना शुरू कर दिए थे। आपने कभी साहब ऐसे ही किया, और आपके साथ भी कुछ इसी किस्म का सिलसिला रहा। व्हाई इज़ दैट? क्यों टाइप कास्टिंग क्यों हुई? इसलिए कि आप जैसे हसीन और जमील नहीं थे, हमारी बड़े पिचके हुए गाल और हड्डियां और ये, वो कोई हीरो टाइप कोई पर्सनालिटी ही नहीं थी यार। आप जैसे इस वक्त सुबह सुबह जगमगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुआएं नहीं कर रही आप हुस्न की। नहीं, सही बात है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। मैंने कहा बाद में कहूँगा, ये बात हम में थी नहीं। हम अजीब से मुनहरी से मौत ही आई शबाब के बदले। हम कभी जवान थे ही नहीं। हाँ, पता नहीं क्या किस्सा हुआ, बचपन था, फिर ऐसा किस्सा हुआ कि बूढ़े हो गए। कुछ पता नहीं था जवानी। ये तो गायब है। हाँ। हम तलाश कर रहे हैं उसको, काश मिल जाए वो, तो हम भी मिल रहे उस आदमी से जो कभी जवान था, मगर नहीं मिला वो। एक दफा आई थी जवानी। हाँ, वो कह के गई फिर आऊंगी भाई, जल्दी में वादा कर जाती है आपके साथ क्या हुआ? बिकॉज जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं एक शो देख रहा था, एक आता था, सिटकॉम आता था, अलिफ नून। आप में से अगर वो तमाम लोग जो, उसमें एक छोटा 25 मिनट्स का एक आर्टिकल था जिसमें वो पेंटर बनते हैं, और उसके अंदर यू कम एंड माशाल्लाह यू लुकिंग वेरी प्रिटी। और तो मुझे बताइए, आप यंग रोल्स कर सकती थी और किए,
लेकिन बहुत ज़्यादा जो आप पे छाप लगती चली गई वो एक टाइप कास्टिंग की और ओल्ड रोल्स की, संजीदा रोल्स की लगती चली गई। आई मीन यू प्लेड इन वारिस, औरंगजेब लगारी साहब की जो बेगम होती हैं उनका भी रोल किया, वो भी कैरेक्टर हाँ, मगर वो कोई ओल्ड नहीं था, ओल्ड बट बहुत संजीदा था, संजीदा था। एंड देन उस वक्त ज़्यादातर संजीद, क्योंकि पीटीवी पर एक ही चैनल था और लाहौर में जो ड्रामे होते थे वो जैसे भी होते थे वही हमें करने होते थे तो बहुत ज़्यादा तो संजीदा ड्रामे थे, कॉमेडी बहुत कम थी। अच्छा, तो इस वजह से वही कर रहे थे। और दूसरा ये कि वन हैज़ टू ऑल्सो सी कि आप अपने आप को कितनी बाउंड्रीज पुश करते हैं, आप कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप क्या क्या चैलेंजेस लेते हैं। तो जब मुझे ओल्ड रोल किसी ने कहा करने को, मैंने कहा व्हाई नॉट, आई एम एन एक्टर, तो मैं क्यों ना ट्राई करूं कि ये मैं कर सकती हूं कि नहीं कर सकती, डिफरेंट अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। वो मैंने किया, ठीक हो गया तो फिर और इस तरह के मिलने खराबी हो गई कि वो ठीक हो गया तो उसके बाद फिर वो उसी तरह के रोल जो है वो मिलने शुरू हो जाते। अब मगर आई थिंक आई डोंट नो, मुझे कोई इतना बुरा नहीं लगा वो। नहीं हाँ, मुझे तो अच्छा लगा कि ज़रा से डाइवर्सिटी है, क्योंकि जो यंग रोल्स आप करते हैं उनमें एक तरह की यकसानियत होती है, और जब आप ओल्ड में आते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स में मिल जाते हैं, तो आप ज़रा सा अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप आसपास देखते हैं कि ओल्ड रोल्स किस तरह से, ओल्ड लोग कैसे होते हैं। एक यंग एज पर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पीपल हु आर ओल्डर। अच्छा, एक मैं बहुत सिली क्वेश्चन करूँगा मेरी अपनी नॉलेज के लिए। जब मैं पहले के प्लेस देखता हूँ तो उसमें यकसानियत मुझे कम नज़र आती है। स्टोरी सिमिलर होती होंगी शायद, लेकिन कम यकसानियत नज़र आती है। अब नए प्लेस जब मैं देखता हूँ तो ऑलमोस्ट स्टोरी इज द सेम, नो मैटर व्हिच प्ले यू टेक आउट। असल में खराबी ये होती है कि अगर एक ड्रामा हिट हो जाए हमारे यहाँ, उसके बाद उस पैटर्न तो लोग उसी कहानी के पीछे पड़ जाते हैं और उसी कहानी को रिपीट करते रहते हैं हर तरफ से, तो वो यकसानियत का शिकार हो जाता है मसला। अगर पहले चीज़ को अच्छा नहीं होना चाहिए तो शायद कॉपी ना हो सके। अच्छा, कभी आपको मोहब्बत वगैरह हुई? इनसे बहुत है नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं इनकी बात नहीं कर रहा मैं, मोहब्बत वाली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जी, बहुत मोहब्बतें की, अल्लाह का शुक्र है, जब तक जिंदा है करते रहेंगे। हमारा तो काम ही मोहब्बत करना है। तो पहली मोहब्बत याद है कब हुई थी, किस ज़माने में हुई थी, क्या उम्र क्या थी आपकी? किस तरह की मोहब्बत चाह रहे हैं आप? मैं समझा नहीं आपकी बात। नॉर्मल जो मोहब्बत होती है एक लड़के को एक लड़की से जो हो जाती है वो वाली मोहब्बत? नहीं, वो नहीं हो सकी, आज तक नहीं हुई। वो जब होने की नौबत आई तो शादी हो गई, तो वो अजीब किस्सा रहा, जिंदगी अजीब तरह गुजरी। जो मैं पहले कह रहा था कि चीज़ें खो गई हैं, अच्छा, उसमें वही हुआ। मोहब्बत एक उनमें से एक मोहब्बत भी है, एक मोहब्बत भी है। जवानी खो गई और मोहब्बत भी नहीं मिली। कवि साहब, आपकी मोहब्बत कभी आपने? का ये बहुत मैंने बहुत मोहब्बतें की। मैं बहुत संजीदगी से मोहब्बत करता हूँ। हर मोहब्बत आपने संजीदगी से की? जी हाँ, हर मोहब्बत संजीदगी से की, और उसका एक ख़ास वक्त होता है जब उसकी शादी हो गई और उसे फिर भी नहीं पता चला कि भाई मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तो फिर दूसरी तरफ हम। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, प्लीज़ आज मैं अपने कॉलर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़, मुझसे तो आपकी बात रोज़ ही होती है। व्हेन यू कॉल टुडे, मेक श्योर दैट यू कॉल एंड स्पीक टू माय गेस्ट, बिकॉज एनीवेज जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो मैं एक बात करूँगा, एक वाक़या आपसे शेयर करूँगा। दे आर माई गेस्ट एंड इनसे बेहतर पाकिस्तान में शायद ही कुछ लोग। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आएगी, डिले होता है कभी कभी। नहीं, उन्हें पसंद नहीं आया। हम नहीं, बहुत पसंद आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा। सबसे पहले तो आपके जो शो में इतने प्यारे प्यारे और इतने बड़े पाकिस्तान के लेजेंड बैठे हैं, इनको मेरा सलाम। बहुत खूबसूरत ड्रामे इन्होंने काम किया, और आप यकीन करें जाहिद भाई, आजकल के ड्रामे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं, नो डाउट। लेकिन आज तक इन जो पहले के ड्रामे थे ना, आप यकीन करें दोबारा से दिल करता है कि इन अदाकारों के हम दोबारा से ड्रामे देखें, और अच्छी एक्टिंग होती है और पता चलता है।
और फेस से लगता है कि ड्रामे के लिए ही बने हैं। किसी भी ड्रामे में काम करते हैं उसमें बिल्कुल अंदर छा जाते हैं उस ड्रामे के अंदर ना, और ऐसा लगता है कि ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल रियल एक्टिंग कर रहे हैं। और स्मीना आपा आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज तो, ब्लैक साड़ी में आप बहुत प्यारी, और साड़ी तो वैसे भी मस्त, आप पे कसम से कमाल है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत तरीके से। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बॉस? सर अल्लाह की मेहरबानी है लोधी साहब, 10-12 दिन आपका प्रोग्राम नहीं देखा, लेकिन आज देखा है तो दिल बाग बाग हो गया ना। मोहम्मद इजाज बात कर रहा हूँ मीरपुर से। सर आपने लेजेंड बुला दिए यहाँ पर जी, प्लीज बात, हमारे हीरो हैं, बात कीजिए काजी साहब। सर माजरत से पहले मेरी वाइफ इनको शुक्रिया अदा करना चाह रही है, वो सलाम करना चाह रही है, फिर मैं बोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कवि साहब हमारे बहुत पसंदीदा अदाकार हैं, काजी वाजिद, समीना अहमद, इनकी तो कोई बात ही नहीं है, नेमुल बदल ही नहीं है इनका तो कोई दूसरा। आजकल जितने भी नए हीरो हीरोइन हैं, ये तो बस वो रेटिंग की भागदौड़ में लगे रहते हैं। ये जो पुराने हीरोज थे ये काम करते थे, दिल से करते थे, जो कि लोगों को याद रहता था हमेशा। अच्छा, ऑनेस्टली वेरी ट्रू। आप मुझसे पूछ लीजिए कवि साहब का प्ले, मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने अभी हवाला दिया काजी साहब का, खुदा की बस्ती बहुत पुराना प्ले है, वन ऑफ द फर्स्ट प्लेज ऑफ पाकिस्तान, और मुझे वो याद है। अंधेरा उजाला देख लीजिए कवि साहब का, या समीना जी का देख लीजिए। मैंने आपको वारिस का हवाला दिया है, इसके अलावा फैमिली फ्रंट, बहुत बेतहाशा प्लेज हैं। और वो एक छोटा सा आर्टिकल जो 25 मिनट का एक एपिसोड था अलिफ नून के अंदर, मुझे वो याद रह गया। द क्वेश्चन इज़ कि आज ऐसे रोल्स क्यों नहीं हो रहे हैं? आई डोंट नो, शायद मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, मैं टेलीविज़न नहीं देखता, या ऐसी बात है कि अब हमारे यहाँ ऐसे फाइन एक्टर्स जो हैं वो पैदा नहीं होते। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कुछ बातें हैं जो हम इनसे करेंगे, इनकी यादों में जाएंगे, एंड लेट्स लिव दोज मेमोरीज। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान। सलाम वालेकुम और सभी पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। इस दिसंबर हमारी मूवी दिलवाले आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, जिसका आप सबको बेचैनी और बेसब्री से इंतज़ार है। उम्मीद है ये फिल्म आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि दिलवाले जैसे कोई नहीं। वाले साहब ने आपको हकीम किस तरह बनाया? अबे ये किस किस्म का सवाल है, कैसे बनाया? मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ, अबे वगैरह से परहेज करें। अबे तू मुझसे गुफ्तगू कब कर रहा है? तू तो अब्बा के बारे में बात किए जा रहा है। वो कौन थे, वो क्या थे, वो क्यों थे? वादा करता हूँ पूछूंगा। वाले साहब ने आपको हकीम। अच्छा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद अनवर मकसूद साहब? बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। और यानी हम जब जाते हैं शो करने तो वो मुस्तकिल लिखते रहते हैं कि आज ये नहीं करे, ये कर लेते हैं, और वो एक से एक अच्छा होता है, इसमें कोई शक। हाँ कोई शक नहीं, कोई। अनवर मकसूद साहब बहुत ज़हीन आदमी एंड वन ऑफ अ काइंड, उनसे कोई जवाब नहीं। हाँ कोई बड़ा उनका फ़ैन हूँ, बड़ा कायल हूँ, उनको सारे काम आते हैं। यानी पेंटिंग करते हैं बहुत अच्छी, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, शायरी करते हैं बहुत अच्छी, एंटीक का शौक़ है तो बहुत अच्छा, किताबें हैं तो बहुत अच्छी, म्यूज़िक कलेक्शन है तो बहुत अच्छा। यानी एक वो कंप्लीट मुझे आर्टिस्ट नज़र आता है। और बल्कि मैं वो क्या, पूरी फैमिली उनकी इस तरह की है, everyone is like that। तो मैं बल्कि समझता हूँ कि आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं तो ऐसे लोगों का बड़ा फ़ैन हूँ। फ़ैन तो मैं सबका ही हूँ, आप सबका, लेकिन इसलिए कि आप सब बड़े भाग्यवान लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग मुझे बड़े अपील करते हैं। अच्छा, आपसे बात कवि साहब, फिल्म्स भी की, रेडियो भी किया एंड टेलीविज़न भी किया, कौन सा मीडियम सबसे अच्छा लगा, जो वाकई आपको मीडियम लगा कि हाँ भाई ये मीडियम है और मुझे इसमें काम करने में बहुत मज़ा आता है? बात ये थी कि जब मैंने शुरू किया था या काजी ने शुरू किया था, उस वक्त हमें एक जुनून सा था कि हमने आगे 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 जाना, और लास्ट जो टारगेट होता है वो उस वक्त भी फिल्म ही था।
आखिरी टारगेट फिल्म मेरा तो यहाँ कि भाई बड़ी स्क्रीन, क्योंकि छोटी स्क्रीन तो थी नहीं, वो तो छोटी स्क्रीन बाद में आई तो बड़ी स्क्रीन डोमिनेट कर गई। और जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि भाई छोटे डब्बे के एक्टर, उसके बाद वो जुनून जो था वो और बढ़ता गया। मैंने कोई 250 फिल्मों में काम किया, 12 फिल्में प्रोड्यूस की, 1 फिल्म डायरेक्ट की, और बाहर भी निकाल दिए गए और बाहर भी आ गए, और फिर रीस्टार्ट किया, फिर सारा कुछ किया। तो एक तवील कहानी है जो इस वक्त। तो रेडियो का एक्सपीरियंस कैसा था? आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था? बेहतरीन, बहुत आला। रेडियो देखो, जब हमने शुरू किया था या काजी ने उस वक्त वो जो जिस पे हिज मास्टर वाइस पे वो नहीं होता रिकॉर्ड, उस पे कुत्ता बैठा होता है वो रिकॉर्डिंग थी उस वक्त। उसके बाद वो टेप आई, और फिर हमें तो ये शौक था कि किसी तरह माइक पे जाओ और कहीं ये रेडियो पाकिस्तान है, आज की फरमाइश ये, और नाम ले रहे हैं यहाँ से वहाँ से वहाँ से। और पर बड़े रिच होते थे, इतनी डाक आती थी हमारी, और तो कोई राब्ता था नहीं, जरिया था नहीं, मोबाइल वगैरह नहीं थे, ये नहीं थे, और डाक आती थी। उससे हम बड़े खुश होते थे कि इतने खत आ गए हमारे जो पहले हमने रात में। अच्छा, कभी कोई क्रेजी फैन से वास्ता पड़ा आप लोगों का? बिकॉज आपके ज़माने में जो शोहरत आपने देखी है वो किसी ने भी नहीं देखी है, और हम लोग तो सिर्फ उसका तस्वुर कर सकते हैं कि हाँ ऐसी शोहरत होती होगी। आप लोगों को तो नकाब करके निकलना पड़ता होगा, आई डोंट नो कि किस तरह से, लेकिन कभी किसी क्रेजी फैन से वास्ता पड़ा? कोई बहुत ही ज्यादा क्रेजी फैन हो जिसने आपसे कभी साहब से मिलकर कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, या कुछ इस तरह की बात? नहीं, इतने खूबसूरत थोड़ी थे हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ही कहते रहे, वो तो हमने तो किसी ने कहा ही नहीं। किसी ने नहीं कहा, ये बात सही है बिल्कुल। किसी ने ऐसे करते थे बेहुदा। मुझे याद है कि एक आध दफा मुझे हीरो का रोल दे दिया, तो मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं कर सकता। कहने क्यों? मैं कहा ये रोल इसमें कसाई का ये दे दो मुझे। कहने क्यों भाई साहब, ये इतना अहम रोल है। मैं कहा नहीं यार मैं उसे कर लूँगा। अच्छा, फिर होता क्या था कि वो रोल में ज़्यादा अच्छा कर लेता था और वो पूरे प्ले पे भारी हो जाता। तो हम इस तरह, हमें कैरेक्टर एक्टिंग से बहुत दिलचस्पी थी। अच्छा, कभी किसी खातून एक्ट्रेस को देख के क्रश भी नहीं जागा? कि मतलब नॉर्मली होता ना कि कोई नहीं जागा साहब, आखिर ऐसे भी क्या मालूम। आप तो बिल्कुल आप मायूस क्यों हैं? मायूस अरे भाई बेशुमार खवातीन अच्छी लगी, आज भी अच्छी लगती है। अच्छा लगने में क्या बुराई है भाई? कोई बुराई नहीं, जब तक उसे एतराज न हो। कमाल कर रहे हैं आप, बिल्कुल ही आप ये नहीं पता था हमें खाम। अच्छा, एक मैं कुछ सवालात अगर आप लोग इजाजत दें आपसे कर सकता हूँ? बहुत आसान, लेकिन फौरन जवाब देना है। अच्छा, हाँ, फौरन। आप तीनों से पूछ रहा हूँ, तीनों से पूछ रहा हूँ, फौरन जवाब देना। जो जहन में पहली बात आती है बस वो कह देनी। काजी साहब, क्या लगता है दिल वाकई पागल होता है? हाँ, होता है जी, होता है। तीनों ने कहा दिल पागल होता है। वेरी सॉरी, लेकिन आप तो आज की दस मैं पूछ रहा हूँ, किस उम्र में सबसे पहले दिल की घंटियां बजी? दिल में घंटियां होती नहीं, दिमाग में घंटियां होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दिल की घंटियां बजी। 16 साल की उम्र। 16 साल की उम्र में। और वो घंटी याद है, पहली घंटी कौन सी थी? हाँ, क्यों नहीं याद? मैं नाम नहीं पूछूंगा जिनके लिए बजी। नहीं, मुझे तो नाम पता भी नहीं था। घंटी याद है, कहीं दूर से देखा था। आपने घंटी का पूछा, नाम नहीं पूछा। और नाम हमें भी नहीं मालूम था। सही बात। अच्छा, पहले मोहब्बत क्योंकि दूर से देखा था ना, तो पहले मोहब्बतें डिफरेंट हुआ करती थी, बिहेवियर डिफरेंट थे मोहब्बतों के। शायद, पता नहीं, जरा फासले की होती थी, बहुत ज्यादा फासले की। सही हाँ, बहुत फासले की। किस उम्र में सबसे पहले दिल की घंटियां बजी? मैं 15 साल का बज गई थी घंटी। वो कोई बहुत जोर से बजी थी या थोड़ी सी बजी थी? नहीं, वो घंटी वो वाली थी, टंग 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 टंग। फासला बहुत था, 2-2.5 फरलांग का। उसको जब देखा तो कभी फासला कम करने की कोशिश की? हुआ ही नहीं, डर इतना लगता था। सही बात है, इतना डर लगता था कि वो
अगर देख ले उसको गौर से तो पसीने आ जाते थे कब कब। साथ में वो कोई ड्राइवर वगैरह ये भी इधर उधर भी खतरा था ना, कोई देख ना रहा हो। एक दफ़ा तो मैं उसके पीछे जा रहा था यूँ ही, 14-15 साल में क्या हूँ, तो मैं खंबे से टकरा गया क्योंकि मैं डायलॉग बोल रहा था दलील कुमार के, चुभा हुआ तीर वापस लेने जख्म अच्छा नहीं होता, चोर आता है धन लूट कर चला जाता है, मन का चोर कुछ भी नहीं छोड़ता ये तो उसका तो पता नहीं कहाँ था। वो बच्चे हंस रहे थे कि इसको हो क्या गया है, मुझे देख रहे हैं, बड़ा शर्मिंदा भाई, पसीने पसीने। वो पहली घंटी थी। फिर उसके बाद घंटियाँ बजती रहीं। 2-3 साल के बाद एक आध थप्पड़ भी पड़ गया था। किसे देख रहे हो भाई, क्या है पता नहीं क्या। तो फिर चलता रहा, फिर 5 साल 7 साल 4 साल गैप। आखिरी मोहब्बत कब की, आखिरी घंटी कब बजी? अभी नहीं बजी। आखिरी मोहब्बत नहीं होती, आखिर में तो एक बिल्डिंग तामीर हो चुकी होती है, वो मौजूद है बस। और वो ऐसा ही होता है कि साहब दोनों क्या बात है। नहीं दुखी से लग रहे हैं। अफसोस नहीं यार, क्या मातम भी ना करें यार। वो क्या था, वो मैंने कल पढ़ा कि एक चिड़ा और एक चिड़ी, वो बड़ा मशहूर हो रहा है, दोनों की शादी हो गई तो दोनों चिड़चिड़े हो गए। सही बात हो ही जाता है। काज़िब, आपकी घंटी सबसे पहले कब बजी थी? यार पता नहीं, बजती रही, वो समझ में नहीं आई बात, लेकिन हाँ शायद यही उम्र रही होगी नासमझी की जब घंटी बजी। और अब तक बज रही हैं? बज रही है माशाल्लाह। अब तो घंटियाँ ही बज रही हैं और कुछ नहीं अच्छा जी, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और इसी किस्म के सवालात हैं। कुछ यादों के बारे में बातें हैं, कुछ उन लोगों के बारे में बात होगी जो अब नहीं रहे लेकिन जिन लोगों के साथ इन्होंने काम किया, तो कुछ थोड़ी सी यादें रफ्तार की बात है। छोटा सा एक ब्रेक है, आप कहीं मत जाइएगा, वापस आने के बाद आपसे यहीं मिलते हैं। तब तक के लिए बस अभी जाते हैं, अभी आते हैं। साल बीत गए। 15 साल 4 महीने 10 दिन। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान। सलाम वालेकुम और सभी पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। इस दिसंबर हमारी मूवी दिलवाले आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, जिसका आप सबको बेचैनी और बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है ये फिल्म आप सभी को जरूर पसंद आएगी, क्योंकि दिलवाले जैसे कोई नहीं। Welcome back, G. Welcome back. I'm loving today's show. Reason is because I've got these 3 people here in my studios, जो वाकई इनसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी बातें ज़रा पुरानी कर लें। ताहरा नकवी साहिबा की बात कर लें। Did you ever work with her? Yes. How was she to work with? कैसी थी वो? Very good person. मेरी तो बहुत दोस्ती हो गई थी और बहुत वक्त हमने इकट्ठे गुजारा और एक सीरियल हमने किया साथ, बहुत अच्छा था। रोज़ हम मिलते थे, जो जिस दिन रिकॉर्डिंग थी 3 दिन, उसके बाद भी शाम को हम इकट्ठे बैठ गए या वो मेरे घर आ गई, मैं उनके घर चली गई। काफ़ी हमारी दोस्ती थी। एंड आई वाज वेरी वेरी अपसेट एंड सैडेंड व्हेन शी वेंट। वो लोग जिन्हें ताहरा नकवी साहिबा के बारे में पता नहीं, यंग बच्चे जो हैं उनको तो शायद अंदाज़ा नहीं होगा मैंने क्या नाम लिया है, लेकिन देयर आर फ्यू नेम्स इन आवर हिस्ट्री, ड्रामा हिस्ट्री, जो अपनी मिसाल आप थे। उनमें से एक नाम जो था वो ताहरा नकवी साहिबा का था। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट एंड उसके बाद फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। साहिर भाई कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अमजद भाई, अमजद साबरी साहब हैं, ज़रा तालियां तो बजाइए।
सर मैं तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ऐसे गेस्ट बुलाए हैं आज के तबीयत सुबह सुबह जो है ना वो गार्डन हो गई है माशाल्लाह। बस बहुत अच्छी बात है। और आप कहाँ हैं? आपको गार्डन होने के लिए इधर होना चाहिए था। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, बस मैं तो मुझे लग रहा था कि मैं आ जाऊंगा। और कवि साहब और समीना आपा और काजी वाजी साहब बैठे हैं, तीनों मेरे ऐसे लोग हैं, मैं तो मेरे दिल से मतलब पहले कहते हैं ना जिसको आप पूछ रहे हो ना साहिर भाई कि क्रश किससे हुआ, तो बस मेरा तो क्रश समझ लीजिए कि समीना आपा से बचपन से ही है बस। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इन तीनों लोगों का। अच्छा चले, काजी साहब भी तशरीफ रखते हैं और कवि साहब भी हैं, तो प्लीज बात कीजिए। कवि अंकल से तो अभी मुलाकात हुई थी मेरी, हम लोग मैं इंडिया जा रहा था तो जब फ्लाइट में हम दोनों साथ भी थे। और काजी भाई साहब को तो मैं कवाली काफी सुना चुका हूँ, लेकिन बस समीना आपा को सुनानी है सामने बिठा के। तो प्लीज सुनाइए, अभी सुनाइए ना, थोड़ा सा अभी सुना दीजिए, थोड़ा सा अभी सुना दीजिए। बस ये एक शेर में डेडिकेट तो हम तीनों को कर रहा हूँ, लेकिन स्पेशली समीना आपा को कर रहा हूँ। लेकिन एक वो मत सुनाना जो तुम फिल्म में गाओगे, वो मत सुनाना। अच्छा ठीक है। हाँ वो मत सुनाना, पहले बता रहा हूँ वो। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा। वाह वाह हमने बाज़ाएंगे मोहब्बत से, हमने बाज़ाएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया अमजद भाई, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब अभी हम ब्रेक पे थे तो काजी साहब ने एक नज़म सुनाई थी, ज़रा प्लीज़ वो नज़म अगर हो सके तो। जी, नुकराई घंटियाँ सी बजती हैं, एक आवाज़ मेरे कानों में, दूर से आ रही है तुम जैसे भूले बिसरे हुए ज़मानों में, मेरी अपनी शिकायतें शिकवे याद कर कर के हंस रही हो कहीं। क्या बात। ये कौन सा नंबर? आखिरी नहीं है। अच्छा, आपने जमील फखरी साहब के साथ काम किया? जी। हाउ वाज ही टू वर्क विद? कैसे थे? कैसे मतलब एक मुजस्सम ऐसी शख्सियत जिसमें तमाम क्वालिटीज़ थी, तमाम, इस कदर अच्छा और अजीज़ और इस कदर चाहने वाला शख्स था वो कि मतलब आप देखिए कि उसकी दोस्ती ऐसी थी कि आप पता चला कि जी कभी आए तो सीधा आप जाएं कहाँ है, किचन में है तो आप किचन में चले जाएं, बैठ जाएं, यार एक पराठा खा ले यार, हाँ अच्छा, फिर और डिस्कशन ड्रामा पे शुरू हो गई और फिर वो निकल गए। तो उसी ने मुझे इलेक्शन भी लड़वाया था 85 का, बस तू अब खड़ा हो जा। मैंने कहा यार कितने पैसे लगते हैं भैया इलेक्शन लड़ने में? कहता नहीं पता करता हूँ। हम लोग फैसलाबाद में कोई थिएटर कर रहे थे, तो वो गया, उसने कहा 1500 रुपये बस जमा करा देंगे और खड़े हो जाएंगे। तो मैंने कहा देख लो यार 15, हमने कोई 200 300 2-4 में जमा किए, 1500 हो गए, करा दिए। फिर जब 15-20 दिन गुजर गए तो हमने कहा कितना मुश्किल काम है। तो मैंने उससे कहा कि ये फखरी तू किसी को बताना, तू जा, ये मैंने लिख दिया है, तू विड्रॉ कर ले, बस ख़त्म। लास्ट डे था वो विड्रॉल। कहता ठीक है यार बहुत मुश्किल काम है ये, और वो चला गया। दूसरे दिन सुबह आया, मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, हो गया काम? कहता मैं गया ही नहीं। अब तू खड़ा हो गया। फिर मैं फकरी और हम 2-4 लोग बस निकल जाते थे, जहाँ खड़े हो जाते थे तकरीरें शुरू कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि भाई तकरीर कैसे करते हैं, लोग कैसे जमा होते हैं, लोग क्या चाहते हैं। फिर वो एक रियादुर्रहमान सागर मरहूम थे, मैंने उनसे कहा कि यार ये तालियां जो बजती हैं ना, ये कोई ऐसा झड्डा, कोई सम ऐसा है, कोई ऐसा शेर लिख कर दो। उस ज़माने अंधेरा उजाला चल रहा था, तो उसने लिख दिया जो मैं
तकरीर के दौरान करता था कि मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, सड़कें बनवा दूँगा, जब गैस आ जाएगी, बिजली आ जाएगी, ये अंधेरा नहीं हूँ, उजाला हूँ मैं, और अंधेरों से टकराने वाला हूँ। अब लो जी उन्होंने क्या, अब उसमें अंधेरा नहीं उजाला कभी, अंधेरों से टकराने वाला कभी, ओ मशहूर हो गया। और ये अलग हो गया। लो भाई लोग आने शुरू हो गए, सुबह उठो घंटी बज रही है, उधर चले वो भैंस चोरी हो गई है चले घर में, यानी हाँ वो वहाँ चले वो इसे लड़ाई हो गई है, पुलिस स्टेशन चले जब हम इसके बारे में बात करेंगे, मुझे ब्रेक लेनी है, फौरन ब्रेक पे जाना, अभी बात करते हैं इसके बारे में। जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो एक नाम जमशेद अंसारी साहब का, छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। साल बीत गए। 15 साल 4 महीने 10 दिन। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। अस्सलाम वालेकुम और सभी पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। इस दिसंबर हमारी मूवी दिलवाले आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, जिसका आप सबको बेचैनी और बेसब्री से इंतज़ार है। उम्मीद है ये फिल्म आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि दिलवाले जैसे कोई नहीं। पर्स छीनते हो? नहीं सर, ये वो नहीं, ये राणा साहब के बेटे हैं। हाँ, राणा साहब के बेटे? अच्छा। हालांकि सर वो बड़े महजिब वफादार आदमी हैं, लेकिन ये पता नहीं। जानता हूँ। जब तुम पर्स छीनते हो लड़कियों के तो ये भूल जाते हो कि तुम किस अजीम शख्सियत के बेटे हो। वो मैंने पर्स तो नहीं छीना था जी, मैंने तो सिर्फ शरारत की थी। क्या शरारत की थी? सर गलती होगी जी, हम बहुत चिंतित। यस सर। खान साहब को बुलाओ। राइट सर। खान साहब तो मत बुलाएं, वो मुझे कत्ल कर देंगे, जान से मार देंगे मुझको। सर आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जी, प्लीज माफ कर दें। यस सर। कुछ संगीन केस तो नहीं है? नहीं सर, बस यही है। अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो न सिर्फ मैं तुम्हें सजा दूंगा, बल्कि खान साहब के सुपुर्द भी कर दूंगा। बेहुदा इंसान। आप तीनों के नाम है, एक रिचुअल है जो हम करते हैं, तो आप तीनों के नाम है। एंड आई ऑनेस्टली होप एंड प्रे कि आप लोगों को पसंद आए। वी आर डूइंग दिस। बहुत सारी तालियां इन तीनों लोगों के लिए। And this is going out to them. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। मेरी ज़मन वक्त गुजर जाता है, वक्त के पीछे यादें रह जाती हैं। बहुत सारी यादें होती हैं जिनके ज़रिए हम सफ़र करते हैं। कभी कभी ये यादें बहुत अच्छी होती हैं, हमारे लबों पे मुस्कुराहटें बिखेर देती हैं, और कभी कभी यादें दिल को दुख दे जाती हैं। लेकिन क्या करें, वो यादें जो मुस्कुराहट बिखेरती हैं अच्छी वो भी होती हैं, और वो जो दुख देती हैं अच्छी वो भी होती है, हमें बहुत अजीज होती हैं। बिल्कुल उन लोगों की तरह जो एक बार चले जाएं तो फिर नहीं पलटते। जैसे अच्छा दौर नहीं आता वैसे अच्छे लोग नहीं आते। ये लोग भी अच्छा दौर है, वो मौसम है जो एक बार अगर खुदा न करे चले जाएं तो फिर कभी नहीं पलटेंगे। Everything that I do today, tomorrow
एंड बियॉन्ड। अगर मैं किसी काबिल हूँ तो इस वजह से क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूशंस ये लोग थे। मैंने इनसे सीखा है जो कुछ भी सीखा है। अगर कुछ अच्छा किया है तो सिर्फ इसलिए किया है बिकॉज दीज पीपल आर हियर। थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ, थैंक यू फॉर बीइंग इन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां। वेरी नाइस। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा। तू धार है नदिया की, तेरा किनारा तसल्ली दे, वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। जो दिल को तसल्ली दे, वो साज उठा से पहले ही आवाज उठा लाओ। अश्कों का तरन्नुम है, जख्मों की निशानी है। अश्कों का तरन्नुम है, जख्मों की निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी तरफ से कवी खान साहब को, काजी वाजिद साहब को, समीना साहबा को बहुत बहुत सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इम्तियाज साहब कतर से बात कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे? प्लीज बात कीजिए। सर बस ये कहना है कि कवी खान साहब हैं,
और ये बहुत बड़े अदाकार हैं। और काजी वाजिद साहब, समीना साहिबा हमें बहुत पसंद हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं। और हम मतलब बचपन ही से इनको ड्रामे तो हम देखते हैं, लेकिन सर मैं सोचता हूँ कि जिस तरह हमारे मुफ्ती अख्तर साहब थे, फिरदौस जमाल साहब हैं, राहत काज़मी हैं, कवी खान साहब हैं, जिस तरह नईम बुखारी, इवन वहीद मुराद, नदीम साहब, शफी मोहम्मद अल्लाह बख्श, उनको तारिक अजीज साहब हैं, ये सब बहुत लीजेंड अदाकार थे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इनके बाद मतलब उन कोई हम दूसरा फिरदौस जमाल पैदा न कर सके, इस तरह ये कवी खान साहब हैं, दूसरा कवी खान हम पैदा न कर सके। तो ये मतलब फिल्म इंडस्ट्री का किस चीज का ये कसूर किसका है, या इन लोगों का खुद है कि अपने बच्चों को ये मुंतकिल नहीं कर रहे हैं? अच्छा मैं पूछता हूँ, आपका सवाल पूछता हूँ भाई, आप बताइए। मैं तो जवाब दे सकता हूँ, मैं नहीं दे रहा, आप प्लीज बताइए। आप तीनों से ये सवाल है, ऐसा क्या है? मैंने तो कोशिश की लेकिन पैदा नहीं हुआ, आपने क्या ऐसा नहीं होता, दुनिया कभी एक जगह ठहरती नहीं है, और कभी कोई एक जैसा होता भी कोई नहीं। अगर एक पैदा हो गया तो वो हो गया, वो हो गया ना। लेकिन लोग आते रहेंगे, लोग आते हैं। अब मुमकिन है कि चंद सालों के बाद में फिर आप लोगों को ऐसे लोग नजर आए जिन्होंने बहुत अच्छा आजकल काम किया। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे एक्टर हैं आजकल भी, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत दिल से काम कर रहे हैं। लड़कियां आजकल आई हैं कि बहुत खुशी होती है, सज जाता है स्क्रीन। नहीं वो तो आप लोगों के जमाने में भी सजता था, लेकिन आई थिंक ऐसा जरूर है। अब ज्यादा ग्लैमर है, उस वक्त इतना नहीं था। अब मामला दूसरे हैं, अब बहुत अच्छा लगता है, अच्छा काम भी हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। एक टेलीफोन कॉल और है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम साहिल भाई, मैं सैयदा रुखसाना बात कर रही हूँ कराची से। सैयदा रुखसाना, मुझे छोड़िए, आप प्लीज इन लोगों से बात कीजिए। हाँ, कवि भाई के बारे में कहना था, ये तो बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, बहुत जबरदस्त। मैं तो इनकी फैन भी हूँ और मैं इनको बहुत बहुत पसंद करती हूँ। संजीदा रोल भी ये इतने अच्छी तरीके से निभाते हैं, और इनका छत पे तुम्हारे में बहुत अच्छा इन्होंने किरदार किया। और है ना, बस इनकी कॉमेडी तो बहुत ही आला है, इनकी कॉमेडी बहुत अच्छी। और ये समीना बाजी जो बैठी हुई हैं अभी, इन्होंने जो ड्रामा जो अभी इनका नया है चल रहा है, ये तो गुले राना में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं ये, बहुत ज्यादा। थैंक यू। मुझे उसमें इनका किरदार बहुत अच्छा लगा। हम लोग समझते हैं, हमें लोग दिखाते हैं कि देखें ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं। बहुत शुक्रिया रुखसाना, बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज बात कीजिए। जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे छोड़िए, प्लीज बात कीजिए। जी जी, मैं नबिया बात कर रही हूँ कराची से। जी नबिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मैं रोजाना आपका प्रोग्राम देखती हूँ मॉर्निंग में, बहुत बहुत मजा आता है देख के। और आपके गेस्ट जो आपने बुलाए हुए आज सब बहुत अच्छे हैं, खासतौर पे समीना आंटी, मैं इनके बहुत ड्रामे देखती हूँ, बहुत अच्छा कैरेक्टर करती हैं। थैंक यू। खासतौर पे इनका मदावा अभी चला था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी अम्मी, मैं, हम लोग सब बहुत देखते हैं शौक से। और कवि अंकल भी, गाजी अंकल भी, दोनों बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रहे होते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। आपके गेस्ट, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जा रहा है आज का। और ये कि इनको मेरी तरफ से मैं डेडिकेट करती हूँ कि बहुत ही इनका काम बेस्ट है, और अल्लाह इनको बहुत तरक्की दे आगे भी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब आप दोनों सवाल, जब कोई हसीन लड़की आपको अंकल या भाई कहती है तो कैसा लगता? हम तो गए थे छैला बनकर, भैया कह गई नार। आपको कैसा लगता कभी साहब? नहीं, सच्ची बात ये मुझे बहुत अच्छा लगता। अच्छा लगता। सही बात, बिल्कुल सही बात। अगर सच आप पूछते हैं तो जितने लोग मुझे अंकल कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कोई मेरे दिल में ऐसी बात नहीं आती। मैं बहुत अच्छी तरह, मेरे जितने जूनियर्स हैं मैं उनको बहुत अच्छी तरह डील करता हूँ, एंड दे लव मी एंड आई लव देम। इसमें कोई बड़ी बात है, ऐसी वैसी बात नहीं है, ये हकीकत। अच्छा, we talked about जमील फखरी साहब, talked about we want to talk about जमशेद अंसारी साहब। आपने उनके साथ काम किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जमशेद अंसारी से अच्छा आदमी नहीं देखा।
वो एक खुशहाल घराने के आदमी थे। मुझे याद है कि 50s में उनके पास इम्पाला कार थी, और जब हमें कहीं जाना होता था तो हम उनकी गाड़ी में जाया करते थे। उनके घर पे दोपहर में 25 आदमी खाना खा रहे होते थे, जो एक्टर होते थे, नए पुराने, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब। यकीन माने वो इतना अच्छा आदमी था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने दूसरा आदमी नहीं देखा इतना अच्छा, इतनी मोहब्बत करने वाला, इतना हंसने हंसाने वाला, और तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह अचानक एक दिन हमको छोड़ के चला जाए। ऐसे एक आदमी और चले गए अचानक। मैं पाकिस्तान में नहीं था, एंड दैट वाज मोइन साहब, मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर बेहतरीन, बहुत अच्छे आदमी, कोई शक नहीं, कमाल के एक्टर, कमाल का आदमी। और मैंने इतना पंक्चुअल आदमी कोई नहीं देखा। इतनी हमारा तो रिवाज है ना कि शोहरत के बाद लोग क्या हो जाते हैं, अगर उसका शो रात को 9 बजे है तो वो 7 बजे वहाँ होता था जहाँ उसको शो करना है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई कामयाब ज़िंदगी गुजारने के बाद दुनिया से गए। वो उस जैसा टैलेंटेड, हाँ, ज़हीन, एक्टिव, और उसकी नॉलेज ड्रामे के बारे में, वन मैन शो के बारे में, कॉमेडी के बारे में, और उसका एक स्टेटस, उसमें बड़ा अदब था उसके काम में। हाँ, मैंने इस वक्त तक तो अभी नहीं देखा कोई, मैं नहीं समझता कि कोई है। इतना अच्छा वो काम करता था, इतने हज़ारों लोगों को वो संभाल लेता था, और बड़े अदब से संभालता था। उसके मुंह से एक फ़िक्रा कभी ऐसा वैसा कोई ना ऑन एयर जाता था, ना पब्लिक में जाता था। और वो और सीनियर्स का इतना अदब, एहतराम। मुझे याद है कभी उसने मुझे नाम लेके नहीं बुलाया, हमेशा काजी साहब का सारी उम्र। और हम उससे बहुत बेतकल्लुफ़ थे, वो सब कुछ था, मगर वो उसमें एक लिहाज वो रखता था हमेशा। और मैं समझता हूँ और क्या उसने नहीं किया, मगर कोई आदमी दूसरा ऐसा हमारे पास नहीं जिसने सारी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं किया। हर मुल्क में, हर शहर में बेहतरीन शो, बेहतरीन काम। वो और एक ही आदमी उसका आप देखिए, वो उसके पास जो लोग मिलने आते थे उससे, वो किसी को पता ही नहीं है कि मतलब 5 बजे से लेके ऑनवर्ड जिस दिन उसका शो ना हो, उस दिन कौन कौन से लोग मिलने आते थे, किस किस कैटेगरी के आते थे। उसमें दीनी लोग भी होते थे, उसमें सियासी लोग भी होते थे, उसमें उसके दोस्त अहबाब भी होते थे, उसमें उसके वो दोस्त भी होते थे जो हर वक्त उसके साथ रहते थे। और हेल्प, उसने बड़ी खिदमत की थी, मदद करना लोगों की, वो उसके नेचर में था, जो मैं समझता हूँ हमारे नेचर में नहीं है। There are certain things, हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को ज़िंदा रखती हैं। आज मोइन अख्तर ज़िंदा है, आज हम जिस तरह उसको याद कर रहे हैं, कोई तो ऐसी बात है ना कि उसको याद किया जाए, याद रखा जाए, और याद रखना चाहिए। ऐसे लोग भुलाए नहीं जाते। असल में जब आप लोग इस तरह के शोज़ करते हैं ना, और उसमें जब इस किस्म की आप बातें करते हैं, तो उस पर दुख के पहलू इस हवाले से बहुत ज़्यादा होते हैं कि जिन लोगों की आप बातें करते हैं, हम कितने भी शोज़ कर लें, कितनी भी बातें कर लें, वो उनके हवाले से बहुत कम हो। हमने उनके लिए किया कुछ नहीं, हमारी हुकूमत ने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और भी बहुत से लोग हम में जो इस वक्त मौजूद नहीं है। कोई ऐसा होना चाहिए था जहाँ पता चलता कि यहाँ मोइन साहब भी रहते हैं, यहाँ जमशेद भी हैं, यहाँ उससे भी मुलाकात होगी। यहाँ रफ़ी खावर साहब रहते थे। हाँ, नन्ना साहब, रफ़ी खावर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ऐसा हुआ नहीं, और अभी तक नहीं हुआ। तो सिर्फ हम शोज़ करें और उसके लिए बातें कर लें। मैं अक्सर कहता हूँ, जब साल गुजरता है और किसी की बरसी होती तो कहते हैं जी आप उनके लिए कुछ कहिए। क्या कहिए? मैंने उनके लिए क्या किया कि मैं कुछ कहूँ? और अगर कह भी दिया तो कौन सा ऐसा तीर मारा? कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अब जैसे आप
बड़े से बड़ी ऑनर दे देते हैं एक शख्स को, और ऐसी ऑनर देते हैं जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो हो वहाँ लोग देख के उसको गुजरें और कहें कि यहाँ वो थे, यहाँ ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे। कुछ इस किस्म का होना चाहिए। लेकिन 24 घंटे और साल और राउंड दी क्लॉक, हमें 1 मिनट के लिए हम इस बात पर गौर नहीं करते कि जो हमारे कीमती तरीन लोग हैं जो हैं, आप उनके बारे में भी नहीं सोचते। तो चले गए, उनको तो छोड़ ही दें आप। 1 मिनट को 24 घंटे में या साल में पूरे किसी को फुर्सत नहीं होती, काम नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन है क्या हम उसे पूछते नहीं पूछते? आप जरा सोचें, हम जो बातें कर रहे हैं वो लोग कौन थे और क्या थे। ये सारा दिन ख़त्म हो जाएगा और उनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी, ऐसे लोग। लेकिन हमने क्या किया, कोई कदर नहीं की। मैं अब इसलिए ये बात करते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है। वो बहुत अजीम लोग थे जिनका जिक्र आपने छेड़ दिया, जो हमें नहीं है। हम न होंगे, हमारी बातें याद आएंगी। अब याद रफ्तगा की भी हिम्मत नहीं रही। यारों ने कितनी दूर बस आई हैं बस्ती। द क्वेश्चन इज कि क्या हम आइंदा कुछ कर पाएंगे? द फनीएस्ट थिंग इज आई नो द आंसर, स्टिल कीप ट्राइंग। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान। सलाम वालेकुम और सभी पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। इस दिसंबर हमारी मूवी दिलवाले आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, जिसका आप सबको बेचैनी और बेसब्री से इंतज़ार है। उम्मीद है ये फिल्म आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि दिलवाले जैसे कोई नहीं। देखिए, ये मरीज को बिस्तर से बिल्कुल निकलने नहीं देना। अच्छा। ये उसके लिए भी और आपके लिए भी सख्त खतरनाक है। तो वो ठीक तो हो जाएंगे ना? क्या मतलब वो ठीक नहीं थे? ये क्या? आसिम भाई, आप बिस्तर से क्यों निकले? अरे आप बिस्तर से, ये आपकी जिंदगी के लिए सख्त खतरनाक चीज है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मेरा ख्याल है टीका पूरा नहीं लगा। आप इनको पकड़िए, मैं जरा टीका लगाता हूँ। आसिम भाई, प्लीज, खुदा का वास्ता है, ये सब क्या हो रहा है? अगर आपके शौहर की अचानक तबीयत खराब ना हो। जी मेरे शौहर किसकी तबीयत खराब हो गई अचानक? अभी तेरे को बताया था, सुंबल के खामिन की हालत बड़ी नाजुक है। ये तो शुक्र करो मैंने दवाई खिला दी, वरना तो यहाँ दरिया बिछ गई थी। अभी तू कौन है? अरे यही तो है सुंबल के खामिन, मेरे भाई आसिम। क्या जुमला है, दरिया बिछ गई थी। How was their experience? कैसा था? It was absolutely wonderful. बहुत ही मजे का था। क्या था ये उसका फैमिली फ्रेंड का था। अच्छा, तो आप और सबा आप ही कमाल पेयर, कमाल, अनबिलीवेबल। मतलब वैसा तो फिर ड्रामा देखने में नहीं आया। तो कैसे डॉक्टर साहब लिखा करते थे, यूनुस भट्ट लिखा करते थे। तो नॉर्मली क्या होता था, शूटिंग्स कितने दिन की होती थी? एक दिन में रैप अप हो जाती है, 2 दिन लगते थे? पहले ये था कोई 20-22 मिनट का, तो फिर एक दिन में हम कर लेते थे। अच्छा। फिर 5 मिनट इसके बढ़ गए। अच्छा। तो 30 मिनट्स का हो गया। तो 30 मिनट्स का जब हुआ फिर हम 2 दिन में करते थे। अच्छा। और डॉक्टर साहब का ये भी था कि वो काफ़ी फैलाव के साथ लिखते थे, जो उनके मन में दिमाग में आता था ना, वो लिख देते थे कि आउटडोर काफ़ी है, बाग में भी जा रहे हैं, दुकानों पे भी जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर भी जा रहे हैं। मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ, एक जगह में महदूद नहीं था। अच्छा, बड़े कैरेक्टर्स में मशहूर हुए थे। खुशिया का कैरेक्टर बहुत मशहूर हो गया था। आई थिंक प्लेड बाय नसीम विक्की। नसीम ने उसको प्ले किया था। तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? किस तरह का एक्सपीरियंस था डॉक्टर साहब के साथ? मेरा तो बहुत अच्छा था। हम मिलते थे हफ्ते में एक दिन कहानी डिस्कस करने को। उसके बाद में वो स्क्रिप्ट दे देते थे हमें, और वो इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दोबारा सोचते हैं कभी करेंगे आप फैमिली साथ? सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं। लेकिन मगर आई डोंट नो क्या फिर से हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इतने साल हो गए, 15 साल बीत गए उस बात को। गॉट एक्टर्स, यू नो, और हो सकता है कुछ नए लोग भी काम करना मगर अब वो हम भी उस एज में नहीं है जहाँ पर हम इस तरह की बातें कर सकें। अच्छा, लेकिन शायद आई डोंट नो, ये तो अब कर सकते हैं ना ये लोग। हाँ, आप लोग फैमिली फ्रेंड देखना चाहेंगे? तो आई थिंक इस पे सोचिए। डॉक्टर साहब लिखेंगे तब है ना? डॉक्टर साहब, if you're watching this, please do write family friend. We want to
see your writing once again, and we want Samina Api, and then we want Saba Api, and then rest of the gang. We want to see Family Front once again, because Family Front I think पाकिस्तान का पहला सिटकॉम था जिसमें लाफ्टर लगा था पीछे, I guess, और वो कमाल एक उसका इफेक्ट आया करता था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, very nice, very nice. अच्छा, कभी शूटिंग वगैरह के दौरान डांट वांट पड़ी आप लोगों को? मतलब बहुत awkward सा क्वेश्चन है, लेकिन डांट? हाँ, डांट पड़ा क्या? हाँ. कौन डांटता था? सबसे ज़्यादा किसने डांटा? सबसे ज़्यादा सच डांटा नहीं, मगर वो एक होता है ना कि किसी और को डांट पड़ती है मगर आपको पता होता है ये आपके लिए दरअसल। सही बात। उस तरह के बहुत वाक़यात हुए, क्योंकि अगर कोई डायरेक्टली डांट दे तो फिर हमारा काम है, हम रो पड़ेंगे, काम होगा ही नहीं। अच्छा, तो इस वजह से लोग ज़रा एहतियात से ना किसी और को खामखा में। कमाल साहब ने काफ़ी डांटा लोगों को मेरे सामने, जो कि मुझे शुभा सा था कि ये मेरे लिए है। आपके साथ ये नौबत असल में कम आती थी। उसकी वजह ये है कि जब हम रिकॉर्डिंग में पहुंचते थे तो हम सबको ड्रामा पूरा याद होता था, हाँ। मूव्स याद होती थी, तो ये नौबत कम आती थी। अच्छा, अब आनी चाहिए ज़्यादा। हाँ, तो अब तो ज़ाहिर है कुछ ड्रामा याद नहीं है, कुछ नहीं है, और रिकॉर्डिंग हो रही है और सब हो रहा है। उस वक्त ऐसा नहीं। अच्छा, ड्रामा आप सिंगल कैमरा हो गया है, आप कैमरे को देख के, दीवार को देख के डायलॉग बोल रहे हैं और आपका पूरा टेक हो जाता है और आपके सामने एक्टर मौजूद ही नहीं है, हाँ। तो आप एक्सप्रेशन कैसे दे पाते हैं? देखिए, हो चल तो रहा है, हाँ, चल सब हो रहा है। बिल्कुल चल रहा है। हाँ, कोई हम लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। असल में देखने वाले बड़े मासूम होते हैं, मैंने कुछ भी दिखा दिया आपको खुश हो जाते। माजी जो लोग याद कर रखे हुए हैं, उसकी वजह वही थी कि एक्टर्स को ड्रामा याद होता था, हर आदमी जो था वो इस लगन में काम करता था कि चीज़ अच्छी हो जाए, कोई भी आदमी हो मुताल्लिक उससे। अब ऐसा नहीं है, अब और तरीका काम का है, ये तरीका भी अच्छा है। अब एक्टर मेहनत नहीं करते, हम पहुंच जाते हैं आराम से, क्या पढ़ना है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 60 सफ़े ज़बानी याद करने पड़ते थे और हम सब करते थे 3-4 दिन में पूरे। अच्छा, आपने लाइव टेलीविज़न किया, लाइव ड्रामा किया? नहीं, इस तरह मैंने किया है कि 2 सीन नहीं हो सके, ओके, तो पूरा ड्रामा चला, जब वो सीन का वक्त आया तो वो लाइव कर दिया। सीरियसली? हाँ, ऐसा किया मैंने कराची में, ऐसा जहाँ एडिट नहीं होता था। हाँ, पूरा सीन का था। आपने भी लाइव किया, मैंने भी लाइव किया, पूरा हमने पूरा ड्रामा लाइव, हाँ। A to Z, स्टेज की तरह। और अगर गलती हो जाए या इम्प्रोवाइजेशन गुंजाइश बर्दाश्त करें, गलती हो जाए तो थोड़ी सी डांट भी पड़ती थी, गलती हो जाए। किसने सबसे ज्यादा डांटा? कभी साहब को कौन डांट सकता है? किसने डांटा सबसे ज्यादा? नहीं, देखो, डांटने का एक तरीका होता है। अच्छा, उसका बड़ा लुत्फ आता है। डांट आपको पता होता है कि डांट आप पे पड़ रही है और मैं बात इनसे कर रहा हूँ या उनसे कर रहा हूँ। तो मैं रावलपिंडी के एक बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर थे, वो बहुत मतलब ये अगर टेबल है ना तो कहते हैं अब ये टेबल है, तो अगर टेबल है तो इसमें लकड़ी कितनी होगी, लकड़ी है तो इसकी हाइट क्या होगी, अगर हाइट है तो इस पर कलर क्या है, कलर है तो ये आएगा कैसे, वो उस तरह के थे, बड़े डीप गहराई में, बड़े मटेरियलिस्ट थे। तो उन्होंने मुझे बुक किया और मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाना। तो उस ज़माने में क्या करते थे कि वही स्क्रिप्ट फ़ौरन याद करना है और जाके परफॉर्म करना है, तो हम बस में चले जाते थे। वो 3 घंटे 4 घंटे जो होते थे उसमें स्क्रिप्ट याद हो जाती। तो खैर उस दिन मुझे बुलाया गया तो मैं जहाज़ में गया। अब जरा हम बड़ा यंग ये एक्टे हीरो आ गए, कभी साहब उतरे और ये वगैरह। खैर मैं चला गया, बड़ा फ्लोर पे जब गया ना तो बूम आया ऊपर से। तो अब ये अब लाइव जा रहे हैं अब, हाँ नहीं, उस वक्त उस पोर्शन की रिकॉर्डिंग थी। ठीक, तो अब मैं आया जो है तो बूम आ गया, तो मैंने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो आवाज़ आई ज़रा ऊंचा बोलिए। फिर मुझे क्या ऐसा नहीं होता, देखिए ज़रा ऊंचा बोलिए। तो वो बूम ऑपरेटर क्या, वो साहब रिकॉर्ड नहीं हो रहा, आप ज़रा ऊंचा बोले कभी साहब। मैंने कहा भाई ये सीन ऐसा है ही नहीं कि मैं ऊंचा बोलूँ। तो आवाज़ आई 1 मिनट, मैं हाजिर हुआ और स्टूडियो खुला और वो प्रोड्यूसर साहब तशरीफ़ लाए और बूम ऑपरेटर से कहते हैं जहाज़ में आए हैं, नाम मोहम्मद कवी ख़ान है, असिस्टेंट लेने गया था, गाड़ी भी गई थी, तशरीफ़ लाए हैं, मैं BCU ले लूँगा, बूम नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही रहेगा, यहाँ से कैच कर लूँगा। और चले गए बगैर मुझे देखे हुए, मुझे कुछ कहे हुए। मैं इतना शर्मिंदा हुआ, इतना शर्मिंदा। इस पर भी कमाल की बात है,
20 साल के बाद वही साहब जनरल मैनेजर भी हो गए और सब कुछ हो गया। तो एक महफिल में मुझे कहते हैं, कभी आपको याद है मैंने आपको डांटा था? मैंने कहा आप नहीं भूले? बोले नहीं। मैंने कहा मैं भी नहीं भूला। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या खूबसूरत डांटते यार। छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तालियां। अच्छा, आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो सेट पे बहुत शरारतें होती रहती हैं। आप लोग शरारत करते थे कभी? होती थी? अब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले की बात कर रहा हूँ। कोई शरारत याद है? नहीं, शरारत लाइव प्रोग्राम में जो हुई है वो याद है, लेकिन वो काम के हवाले। बताइए लाइव प्रोग्राम में क्या किया? लाइव प्रोग्राम में कैसे हो गया? वो जब ड्रामे लाइव होते थे, हाँ। भाई मैं क्या करता था कि मैं लिख लेता था चिटों, छोटी छोटी पर्चियां बिखेर देता पर्चियां। तो वहाँ एक रखी हुई है, तो अगर मूव वहाँ है तो जाके मैंने पढ़ ली कि क्या बोलना है और बोल दिया। प्रैक्टिस हो चुकी। एक ड्रामा था जिसका लास्ट क्लाइमेक्स था और 5 मिनट रहते थे एंड होने में। तो मैं गया उस पर्ची की तरफ तो कोई पक्का चल गया। तो उधर की पर्ची उधर चली गई, उधर की उधर चली गई, मेरा रंग उड़ गया। मैंने गया वो आखिरी जो 5 मिनट थे, फिर मैंने एक्सटेम्पोर बोला और एक्सटेम्पोर बहुत अच्छा बोलते हैं। और एक्सटेम्पोर बस मैं बोल गया और ड्रामा एंड हो गया और बड़ी शाबाश मिली। और मैंने वसीम अब्बास वगैरह के साथ एक प्ले था, उसमें मैं किचन में हांडी बना रहा होता। अच्छा। किसी को नहीं याद था, मुझे याद था और सब कह रहे ये कैसे बोल रहा है और ये कैसे। तो मैंने वो हांडी बड़ी थी ना देखचा, उसमें हर एक कागज रखे हुए थे, मैं अपने डायलॉग बोल रहा था। मैंने तो ऐसा किया कि प्ले चलना है रात को, और मुझसे कहा कि अभी है ये प्ले शाम को चले। कैसे करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। उस पर आई साइड बहुत अच्छी थी। मैंने पहला पेज वहाँ रखा, दूसरा ये ड्रामा बिछा लिया। अब ड्रामा बोलना शुरू किया, मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अच्छा 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 अच्छा। ड्रामा यहाँ आ गया। आप ठीक कह रहे हैं, बात आपकी सही है। कट आधा हो गया भाई साहब, आधा रह गया। अब यूँ ड्रामा बिछा कागजात। अब वहाँ से पढ़ना शुरू किया यहाँ तक। यार बड़ा अच्छा किया, वेरी गुड। कैसे होगा ड्रामा? 70 सफ़े याद होंगे। ये होता था। फिर अब असिस्टेंट दिखाता था स्क्रिप्ट यूँ। हाँ वो मुझे, हाँ मैंने भी देखा। हाँ आपकी बात सही है, मैं समझ गया बात। लेकिन वो ठीक है हाँ। फिर शुरू हुआ ड्रामा। ऐसा होता था सब, मगर वो चूँकि वो थोड़ा सा काम आता था तो वो निभ जाता था। ऐसा हुआ नहीं कि लगे लोगों को के साथ बड़ा। अच्छा, एक एक्टर जिसने बहुत मुतासिर किया, टाइम बिल्कुल नहीं है लेकिन हम बात करेंगे, नाम लीजिए जिसने बहुत मुतासिर किया आपको कवि साहब। किसमें? एक एक्टर एक्टिंग में। नहीं, एक नहीं है, एक है। Has to be one. एक नाम, एक नाम। एक हो नाम तो ले ही नहीं सकता। हो नहीं सकता। एक नहीं हो सकता क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जिनको देख देख के सीखा है, जिनको एडमायर किया है। भाई मैं तो आज भी लोगों से सीखता हूँ, खुदा की कसम। कोई नया भी लड़का आ जाए और बहुत अच्छा कर रहा हो, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई सीन तो ऐसा दिल को लगता है कैसा अच्छा बोल। अच्छा मुझे आपने एक प्रिविलेज देना है कि ये हम पहले एपिसोड करते हैं, चंद महीनों बाद या 2 महीने बाद मुझे एक मौका और दीजिएगा आपसे बात करने का, आप तीनों से बात करने का, बिकॉज आई थिंक मुझे कंक्लूसिव नहीं लग रहा, ये है ही नहीं, ये मुलाकात अधूरी है। तो प्लीज़ एक मौका मुझे और दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, जब आप कहें। जरूर। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है, आज हम जो कुछ भी हैं उन लोगों की वजह से हैं जिनसे हम सीखते हैं, और मैं इन तमाम लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। अदब कैसे करना है, बात कैसे करनी है, चलना कैसे है, खड़े कैसे होना है, कहाँ पॉजेस देने हैं, कहाँ स्ट्रेसेस हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने इनसे सीखी हैं।
हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमारी इंडस्ट्री कितनी ही ग्रो क्यों ना कर जाए, एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी और आप भी इसको याद रखिएगा, इनके बगैर ये सब पॉसिबल नहीं था। अगर ये ना होते तो आज हम यहाँ खड़े होकर बात ना करते, ये बड़े कैमरेज ना होते, ये प्राइवेट चैनल्स ना होते, ये बड़े बड़े शोज़ ना होते। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। याद रखिएगा मंडे को पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी न्यूज़ हम आपको देने जा रहे हैं मंडे को, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।